हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग हो गया, जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन का टॉपिक पढ़ेंगे, इंटीग्रल कैलकुलस, या जिसको हम इंटीग्रेशन भी कहते हैं। इस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रल कैलकुलस, या जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो देखो, हमें पता है कि हमें अगर मैथमेटिक्स में किसी भी एरिया, किसी भी कोई हमारे पास शेप है, उसका अगर एरिया कैलकुलेट करना है तो एरिया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? उसके लिए हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूलाज है कि अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल है, क्या है हमारे पास एक रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है। अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर हमारे पास एक स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड। तो ये 3 डिफरेंट टाइप्स की बॉडीज़ थी, तो इनका एरिया हमें पता है कि उनके फॉर्मूले लगा दो, फॉर्मूले से हमारे पास एरिया आ जाएगा। बट अगर हमारे पास एक बॉडी है जिसका शेप इरेगुलर है, इस टाइप से कोई शेप है, ये ना तो ट्राइंगल है, ना तो रेक्टेंगल है, ना तो स्क्वायर है, तो ये एक इरेगुलर शेप की बॉडी है। तो इरेगुलर शेप की बॉडी का हम एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसको कैलकुलेट करने में, ऐसे बॉडीज़ का एरिया कैलकुलेट करने में हमारे काम में आएगा, कौन काम में आएगा? इंटीग्रेशन काम में आएगा। इंटीग्रेशन की हेल्प से हम ऐसे बॉडीज़ का, इरेगुलर शेप वाली बॉडीज़ का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो अब इसको हम ग्राफ की हेल्प से और डिटेल में समझते हैं कि अगर हमें सपोज करो किसी ऑब्जेक्ट पर हमने कितना वर्क डन किया वो निकालना है। क्या निकालना है? किसी ऑब्जेक्ट पर कितना वर्क डन किया। तो यहाँ पर मैंने एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हमने ले लिया पोजीशन, एक्स एक्सिस पर हमने क्या ली? पोजीशन। और वाई एक्सिस पर हमने लिया फोर्स, वाई एक्सिस पर हमने क्या लिया? फोर्स। वाई एक्सिस पर लिया फोर्स और एक्स एक्सिस पर क्या ली? पोजीशन। मतलब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर था और यहाँ से वो इस पॉइंट पर आ गया। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ, सपोज़ करो यहाँ पर उसकी पोजीशन थी 5 मीटर, और इस पॉइंट पर जब लेकर आए तो उसकी पोजीशन हो गई 7 मीटर। कि यहाँ पर एक बॉक्स रखा था, उस बॉक्स पर मैंने फोर्स लगाया। यहाँ पर सपोज करो कोई बॉक्स रखा था 5 मीटर की पोजीशन पर, कोई बॉक्स रखा था, उस बॉक्स पर मैंने क्या अप्लाई किया? फोर्स। फोर्स अप्लाई किया तो उसमें क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। और वो 5 मीटर से कहाँ पर आ गया? 7 मीटर पर। बॉक्स रखा था, फोर्स लगाया, 5 मीटर से आ गया 7 मीटर पर, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ। मैंने फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब मैंने क्या किया? वर्क किया। क्या किया हमने? हमने उस पर वर्क किया। तो हमने कितना वर्क किया? हमने कितना वर्क किया वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स, कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अगर सेम है, सेम डायरेक्शन में दोनों हो रहा है, तो वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल टू कितना होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो सपोज करो बॉक्स यहाँ पर था, जब यहाँ पर था, ये सपोज करो यहाँ पर फोर्स है 5 न्यूटन, यहाँ इस पॉइंट के लिए फोर्स है 10 न्यूटन। तो जब इस पॉइंट पर था तो ये हमने पॉइंट शो किया कि ये पॉइंट क्या बता रहा है कि जब पोजीशन थी 5 मीटर तब हमने फोर्स अप्लाई किया 10 मीटर। फोर्स अप्लाई किया, हमेशा हमने बिल्कुल इक्वल कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया। 10 न्यूटन 10 न्यूटन 10 न्यूटन 10 न्यूटन कि 5 मीटर से लेकर 7 मीटर तक जब हम उसको लेकर गए, हर पॉइंट पर हमने इक्वल सेम फोर्स अप्लाई किया और उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक लेकर आ गए, यहाँ से लेकर यहाँ तक लेकर आ गए। तो ये जो एरिया है ये है हमारा फोर्स, और ये हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? फोर्स। कि हमने फोर्स कितना अप्लाई किया? 10 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? इस 5 से लेकर 7 तक, मतलब 2 मीटर का उसमें क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट। तो ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अगर हम कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वर्क। यहाँ पर फोर्स कैसा है? कांस्टेंट फोर्स। तो ये है हमारा फोर्स और ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारा बन गया रेक्टेंगल, और ये रेक्टेंगल का एरिया जैसा दिख रहा है क्या? कि ये हो गई उसकी लेंथ। फोर्स मतलब उसकी क्या हो गई? लेंथ। और डिस्प्लेसमेंट उसका क्या हो गया? ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ ही उसके किसके इक्वल रहेगा? एरिया के इक्वल। तो ये जो पोर्शन था, इस पोर्शन का ये जो एरिया है, ये एरिया से ही हम क्या निकाल लेंगे? वर्क डन निकाल लेंगे। कि ये फोर्स था, ये डिस्प्लेसमेंट था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क डन। बट फोर्स तो इस
ये जो शेप है इसकी लेंथ के इक्वल है और जो डिस्प्लेसमेंट है ब्रेथ के इक्वल है। तो हमने फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट निकाला, मतलब इस पोर्शन का हमने क्या निकाला, लेंथ इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब एरिया निकाल लिया। तो इस पोर्शन का अगर हमने एरिया निकाल लिया, मतलब इस पोर्शन में हमने कितना वर्क डन किया, वो वर्क डन हम निकाल सकते हैं। कैसे कि अगर यहाँ का एरिया कैलकुलेट कर लो तो वो एरिया ही वर्क डन के इक्वल रहेगा। ये तो कब, जब हमारा फोर्स कैसा है, कांस्टेंट फोर्स है। देखो फोर्स हर बार हमने 10 न्यूटन 10 न्यूटन 10 न्यूटन फोर्स लगाया। अब अगर हमारा फोर्स कैसा है, वेरिएबल फोर्स, फोर्स कैसा है, वेरिएबल फोर्स, कि फिर से यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट था, इस पॉइंट से लेकर हम ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट तक ले आए कि उस पर हमने फोर्स लगाया, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसे लेकर आ गए। इसकी ये जो पोजीशन, इसको हम नाम दे देते हैं ए, यहाँ पर जो पोजीशन है उसको हम नाम दे देते हैं बी। ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं, 5 मीटर 10 मीटर 20 मीटर जो भी है। तो यहाँ पर एक्स की, इस पॉइंट के लिए एक्स की जो वैल्यू है उसको मैंने नाम दे दिया ए, इस पॉइंट के लिए एक्स की जो वैल्यू है उसको नाम दे दिया बी। इस पॉइंट पर जो हमने फोर्स लगाया वो कुछ इस टाइप से लगाया। ठीक है, इस टाइप से हमने फोर्स लगाया। तो यहाँ पर ये जो फोर्स है, यहाँ पर देखो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ले जाने में हमारा जो फोर्स है ये एक्स एक्सिस पर है पोजीशन, और ये वाई एक्सिस पर हमारा क्या है, फोर्स। तो यहाँ पर ये जो फोर्स है ये चेंज हो रहा है। देखो ये ग्राफ धीरे धीरे नीचे गए नीचे गए नीचे गए, फिर थोड़ा सा वापस ऊपर हो गया। तो जनरली हम जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो हमेशा कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करते हैं क्या, नहीं, कभी ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया, कभी कम फोर्स अप्लाई किया। तो जो हमारा फोर्स होता है वो वेरिएबल फोर्स होता है। तो इस केस में हमने वेरिएबल फोर्स का एक ग्राफ बनाया। जो बॉक्स था, बॉक्स को हमने फोर्स अप्लाई किया, फोर्स कैसा है, वेरिएबल की, कभी कम कभी ज़्यादा। ठीक है, अब फोर्स अप्लाई किया, उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो फोर्स अप्लाई किया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, मतलब हमने क्या किया, वर्क डन किया। हमने क्या किया, वर्क डन। और वो वर्क डन किसके इक्वल रहेगा, हमने पढ़ा वर्क डन एरिया के इक्वल होता है। वर्क डन किसके इक्वल होता है, एरिया। तो अगर मुझे निकालना है कि ये जब मैंने फोर्स अप्लाई किया और जब ऑब्जेक्ट का यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हुआ तो इसमें मैंने कितना वर्क डन किया, अगर वो वर्क डन निकालना है तो वर्क डन निकालने के लिए इस वाले पोर्शन का मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। वर्क डन निकालने के लिए मुझे इस पोर्शन का एरिया निकालना पड़ेगा। तो इस पोर्शन का अगर मुझे एरिया निकालना है तो ये तो इर्रेगुलर शेप है, ये तो ना तो ट्रायंगल है, ना तो रेक्टेंगल है, ना तो स्क्वायर है। तो अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर हमने क्या कहा, फोर्स चेंज हो रहा है। क्यों, ये ग्राफ धीरे धीरे नीचे गया, ग्राफ नीचे जा रहा है, ग्राफ नीचे जा रहा है, मतलब फोर्स की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज, मतलब फोर्स चेंज हुआ। फिर यहाँ से फिर से ग्राफ थोड़ा सा ऊपर गया, ग्राफ फिर से थोड़ा सा ऊपर गया, मतलब फोर्स से फिर से क्या हुआ, इंक्रीज़। तो ग्राफ नीचे जा रहा है मतलब एक्स डायरेक्शन में नीचे गया, मतलब फोर्स डिक्रीज़ हुआ। ग्राफ ऊपर गया मतलब फिर से फोर्स इंक्रीज़ हुआ। तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में फोर्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो अब ये वेरिएबल फोर्स के लिए हम वर्क डन कैसे निकालेंगे, यहाँ का एरिया कैसे निकालेंगे। तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है इसको छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड कर देंगे। कि एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हमने ले लिया, इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा एक्स, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट ने बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिया, कितना, डेल्टा एक्स। फिर एक और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लिया, डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स। ऐसे करते करते इसको 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, या 200 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, या 300 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो हम फिजिक्स की लैंग्वेज में ऐसा नहीं बोलते हमने 100 पार्ट्स में डिवाइड किया, 200 पार्ट्स में डिवाइड किया। हम बोल देंगे हमने इसे n पार्ट्स में डिवाइड किया। कितने, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 50 70 80 90 100। तो ऐसे डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट के हमने बहुत सारे छोटे छोटे पोर्शन कट कर लिए। अब इस पोर्शन को हमने इसकी क्या बना दिया, एक स्ट्रिप। ठीक है, कि ये जो इतना सा डिस्प्लेसमेंट है, अब इस इतने से डिस्प्लेसमेंट की एक स्ट्रिप कट की, ऐसे यहाँ पर एक दूसरी स्ट्रिप कट करेंगे, तीसरी स्ट्रिप कट करेंगे, चौथी स्ट्रिप, पाँचवीं, छठी, ऐसे n स्ट्रिप कट हो जाएगी। तो ये जो स्ट्रिप है, इसका शेप अप्रॉक्सीमेट रेक्टेंगल के जैसा है। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप है इसका शेप कैसा है, रेक्टेंगुलर शेप है। तो अब क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में ये जो फोर्स में चेंज, हमने क्या कहा, यहाँ से लेकर जब यहाँ तक गए तो फोर्स चेंज हो रहा है, लेकिन ये हमने एक छोटी सी स्ट्रिप कट की जिसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डेल्टा एक्स। हर स्ट्रिप में डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स सब में डिस्प्लेसमेंट हमने सेम लिया है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक
फोर्स में कोई चेंज नहीं हुई, इतनी पतली स्ट्रिप है कि उतने से टाइम में उतना सा डिस्प्लेसमेंट में फोर्स चेंज नहीं होगा। ये हमने कंसिडर कर लिया कि फोर्स में यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में इतने से डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज हुआ वो नेग्लिजिबल है। तो हमने कंसिडर किया यहाँ से यहाँ तक फोर्स कितना अप्लाई हुआ, F1x, ठीक है, या Fx1 लिख देते हैं, ठीक है, Fx1। फिर ऐसे एक यहाँ पर दूसरी स्ट्रिप कट करेंगे, उसमें भी ये डिस्प्लेसमेंट तो कितना है, डेल्टा एक्स, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में फोर्स में कोई चेंज नहीं हुआ, नेग्लिजिबल चेंज हुआ, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा फोर्स कैसा है, कांस्टेंट। इतनी सी स्ट्रिप में, ये स्ट्रिप में जो फोर्स है वो कांस्टेंट है, नेग्लिजिबल चेंज है तो उसको हम कांस्टेंट कंसिडर कर लेंगे। सेकंड स्ट्रिप में भी फोर्स, तो सेकंड स्ट्रिप के लिए हमने फोर्स कंसिडर कर लिया कितना है, F(x2). तो अगर मुझे इस फर्स्ट स्ट्रिप का एरिया कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट स्ट्रिप का एरिया कितना आ जाएगा, डेल्टा A1। छोटा सा एरिया है तो इसलिए हम उसको छोटे से एरिया को डेल्टा A1 से रिप्रेजेंट करेंगे। एरिया को वैसे तो A से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन छोटे से एरिया को हमने डेल्टा A1 से रिप्रेजेंट कर दिया। तो डेल्टा A1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, F(x1) लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का फोर्स, ये फोर्स कितना है कि भाई ये 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन जो भी होगा, तो ये हमारा फोर्स, ये फोर्स मतलब लेंथ, और ये ब्रेथ मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स है डेल्टा एक्स और डिस्प्लेसमेंट मतलब डेल्टा एक्स। फोर्स है F(x1) और डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स। तो हमने क्या कहा, बस हमने ये कहा कि यहाँ से यहाँ तक जाने में फोर्स में चेंज नहीं हो रहा है, अप्रोक्सीमेट फोर्स कांस्टेंट है। तो ये हमने इस वाले पोर्शन का एरिया निकाल लिया। अब सेकंड स्ट्रिप का अगर एरिया कंसिडर करना है, निकालना है, तो उसको हम लिख देंगे डेल्टा A2। तो डेल्टा A2 कितना हो जाएगा, सेकंड यहाँ से इतना ये फोर्स, तो फोर्स कितना है, F(x2) और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, डेल्टा एक्स, ठीक है, क्योंकि हर स्ट्रिप की विड्थ ब्रेथ हमने सेम ली है, डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स। ऐसे करते 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 हमने इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स कितने n पार्ट्स में कट किया है। तो हम कितने की निकालेंगे, कहाँ तक निकालेंगे, हम डेल्टा A n तक निकालेंगे, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कहाँ तक जाएंगे, F(xn) डेल्टा एक्स। अब इन सभी को ऐड कर देंगे, इन सभी को हम क्या कर देंगे, ऐड। तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा। टोटल एरिया को मैंने रिप्रेजेंट किया डेल्टा A से, तो टोटल एरिया डेल्टा A किसके इक्वल रहेगा, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4, कहाँ तक, डेल्टा AN तक, ठीक है। तो अब ये टोटल एरिया, तो A1 डेल्टा A1 की वैल्यू कितनी है, डेल्टा A1 की वैल्यू है F(x1) डेल्टा एक्स। डेल्टा A2 की वैल्यू कितनी है, F(x2) डेल्टा एक्स प्लस एंड सो ऑन, कहाँ तक, nth तक, तो F(xn) डेल्टा एक्स, ठीक है। डेल्टा एक्स सभी में, तो सभी में से डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा, कॉमन। तो सभी में से हमने डेल्टा एक्स को कॉमन निकाला, तो यहाँ बचा F(x1) प्लस F(x2) एंड सो ऑन F(xn), और बाहर क्या बचा, हमारा डेल्टा एक्स बचा, ठीक है। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हमने देखो बुक में क्या लिख रहा है, बुक में इसी को शॉर्ट में इन्होंने लिख दिया है, क्या लिख दिया है, ठीक है। तो टोटल एरिया को चलो A से रिप्रेजेंट कर देते हैं, बुक में A से रिप्रेजेंट किया है। तो टोटल एरिया A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन के फॉर्म में, या एक ये स्टेप नहीं भी अगर लिखोगे तो भी चलेगा, इस स्टेप को मैं हटा देता हूँ। इसी को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं समेशन। देखो ये सभी का क्या हो रहा है, सम, ये फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, सभी का क्या हो रहा है, सम। तो सम को लिखने का मैथमेटिक्स में तरीका ये समेशन, ये समेशन का साइन है। समेशन का साइन मतलब क्या बताता है कि हमने सभी का सम किया। किसका सम किया, F(xi) डेल्टा एक्स का सम किया, वेयर i इज इक्वल टू 1 to n, जहाँ पर i की वैल्यू क्या, 1 to n। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि i की स्पेस पर, इसका मतलब क्या, इसका मतलब इस पूरे को शॉर्ट में हम ऐसा लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि i की स्पेस पर पहले आएगा 1, i की स्पेस पर पहले 1 आएगा, तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी।
समेशन है मतलब सम मतलब प्लस, तो ये प्लस का साइन। फिर इस आई की स्पेस पर क्या आएगा 2, आई की स्पेस पर 2 आएगा तो ये सेकंड टर्म आ जाएगी, प्लस आई की स्पेस पर आएगा 3 4 5 कहाँ तक जाएगा n तक। तो इस पूरी वैल्यू को हम शॉर्ट में इस टाइप से लिख सकते हैं कि हमने सम कर दिया कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर n तक। कि यहाँ x की स्पेस पर पहले 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, फिर 4 था। अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि ये जो हमने डिस्प्लेसमेंट लिया है ये बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट है, बहुत छोटा। अब इसको छोटा छोटा करते करते हम इतना छोटा कर देंगे कि जैसे हमने उसको 100 पार्ट्स में डिवाइड किया था कि 1 2 3, सपोज करो ये n की वैल्यू 100 है, तो इतना छोटा कर देंगे कि जो n है n टेंस टू हो जाएगा इन्फिनिटी, n अप्रोक्सीमेट इन्फिनिटी के इक्वल, कि इतना छोटा इतना। क्योंकि तो अभी भी ये 100% रेक्टेंगल नहीं है, अभी भी ये थोड़ा सा तिरछा है, यहाँ पर नीचे जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि हम इस स्ट्रिप को इतना पतला कर दे, स्ट्रिप को इतना पतला कर दे कि बिल्कुल हमारा बिल्कुल 100% रेक्टेंगुलर शेप बन जाए। बिल्कुल कैसा बन जाए, 100% रेक्टेंगुलर शेप बन जाए, इतना पतला, ये बिल्कुल लाइन बिल्कुल स्ट्रेट बन जाए। तो इतना पतला कर दे हम। तो इतना पतला कब होगा, जब इसको हम बहुत पतला कर दे। बहुत पतला करेंगे तो कितनी स्ट्रिप में कट करना पड़ेगा, इन्फिनिटी स्ट्रिप में कट करना पड़ेगा। तो हमको यहाँ पर कितनी टर्म्स ऐड करनी पड़ेगी, इन्फिनिटी टर्म्स ऐड करनी पड़ेगी। ये पहली स्ट्रिप, दूसरी स्ट्रिप का एरिया, तीसरी स्ट्रिप का ऐसा एरिया, ऐसे इन्फिनिटी स्ट्रिप का एरिया ऐड करना पड़ेगा। तो इन्फिनिटी स्ट्रिप का एरिया हम ऐसे नॉर्मली ऐड कर सकते हैं क्या भाई, बोलो 10 को ऐड कर दो, 100 को ऐड कर दो, 200 को ऐड करो, वहाँ तक ऐड कर सकते हैं। यानी बोलो कि इन्फिनिटी चीज़ को ऐड कर दो, तो इन्फिनिटी चीज़ को हम ऐड नहीं कर सकते। तो इसलिए इसका इन्फिनिटी वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए हमारे पास तरीका है कि समेशन की स्पेस पर क्या लिख दो, ये साइन बना दो। ये साइन किसका साइन है, इंटीग्रेशन का साइन है। ये साइन किसका है, इंटीग्रेशन का साइन। एक साइन कैसे बनता है कि इंग्लिश का जो हमारा एस है, एस को हमने नीचे से भी खींचा, ऊपर से खींचा, उसको हमने इस टाइप से खींच लिया, तो ये हमारा बन गया इंटीग्रेशन का साइन। कहाँ से, किसका इंटीग्रेशन किया, एफ ऑफ एक्स आई डेल्टा एक्स का, कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर बी तक। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक किया, ए से लेकर बी तक। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इंटीग्रेशन समेशन को ही शो करता है कि हमने सभी का सम कर दिया। लेकिन सभी का सम इस वाले तरीके से करना हमारे लिए इन्फिनिटी वैल्यूज़, अनंत वैल्यूज़ का इस तरीके से सम करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो उसको हमने दूसरे तरीके से सम करके बताया कि ये इंटीग्रेशन का मतलब है कि वो इन्फिनिटी वैल्यूज़ को हमने सम कर दिया। तो सम कि जब n क्या हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए, तो इस समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक को हम ये समेशन ना लिखते हुए क्या लिख देंगे, इंटीग्रेशन लिख देंगे। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन की हेल्प से हम इस वाला एरिया निकालेंगे। एरिया निकालेंगे मतलब हम वर्क डन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इस इंटीग्रेशन के बहुत सारे रूल्स होते हैं। इसमें सबसे पहला रूल तो क्या है कि अगर हमने कहीं पर कहा कि ये ए निकालो इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, मतलब एफ एक्स का इंटीग्रेशन करो। यहाँ पर देखो लिमिट लगी है, तो कि हम कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक। तो अगर ये लिमिट लगी हुई है तो हम बोलेंगे वो कैसा इंटीग्रेशन है, वो डिफाइनाइट इंटीग्रेशन है। कैसा इंटीग्रेशन है, वो डिफाइनाइट इंटीग्रेशन है। और जैसे यहाँ पर मैंने कोई लिमिट नहीं लगाई है, तो लिमिट नहीं है अगर, तो हम बोलेंगे वो कैसा इंटीग्रेशन है, इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन है। लिमिट लगी है तो डिफाइनाइट, कि वो फिक्स है कि एक, और इसका आंसर हमेशा एक नंबर आएगा। डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का आंसर हमेशा क्या आएगा, एक नंबर आएगा। इनडिफाइनाइट का नंबर नहीं आएगा, उसका वेरिएबल भी आ सकता है। तो हमने क्या कहा कि सम करना है हमें इन्फिनिटी वैल्यूज़ का सम। तो इन्फिनिटी वैल्यूज़ का सम करने के लिए हम उसको किस टाइप से शो करते हैं, उसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में शो करते हैं। इंटीग्रेशन मतलब ये बता रहा है कि ए से लेकर बी तक जो इन्फिनिटी टर्म्स थी उनका हमने क्या कर दिया, सम कर दिया, क्योंकि नॉर्मल सम हम नहीं कर सकते। अब उसके बाद दूसरी बात, इसके इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, तो वो हम फॉर्मूले समझ लेते हैं कि क्या क्या इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। तो फर्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास कि अगर हमें x टू द पावर n का इंटीग्रेशन करना है, किसका इंटीग्रेशन करना है, x टू द पावर n, तो बोल दे कि x टू द पावर n का इंटीग्रेशन करो, किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। तो इस टाइप से हम लिखेंगे। किसी ने बोला कि x टू द पावर n का इंटीग्रेशन करो, किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में, तो उसे इस टाइप से लिखेंगे, इंटीग्रेशन x टू द पावर dx। तो x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है कि जो भी पावर है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 -5 -3 -1 -1 नहीं रहेगी। बस इतना याद रखना है कि n विल नॉट इक्वल टू -1, n की वैल्यू -1। ये जो फॉर्मूला है ये
x की हर वैल्यू के लिए अप्लीकेबल है, बट सिर्फ n -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर n की वैल्यू -1 के इक्वल है तब ये फॉर्मूला अप्लाई हम नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं कर सकते वो भी बताता हूँ। पहले देख लेते हैं कि ये फॉर्मूला क्या है। कि x टू द पावर n dx का फॉर्मूला होता है x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 कि x की पावर जो भी रहेगी, x की पावर जो भी रहेगी उस पावर में हम 1 ऐड कर देंगे और वही पावर हम अपॉन में लिख देंगे। x की पावर जो भी रहेगी, x की पावर कितनी है n, तो x की पावर में 1 ऐड कर देंगे और वही पावर हम अपॉन में लिख देंगे। यह फॉर्मूला सिर्फ कब अप्लीकेबल है, जब n जो है वो -1 के इक्वल नहीं हो। अब सपोज करो, चलो एग्जाम्पल के लिए, अगर जो n है n की वैल्यू -1 के इक्वल हो तब क्या होगा, तो x टू द पावर -1 + 1 अपॉन -1 + 1, तो -1 + 1 कितना हो जाएगा 0, तो x टू द पावर 0 अपॉन 0, अपॉन में 0 आ जाएगा, मतलब ये इनडिफाइनाइट है। ये इसकी वैल्यू क्या होती है, वो परिभाषित ही नहीं है, डिफाइन ही नहीं किया गया है, तो ये वैल्यू हमारे पास डिफाइन नहीं है। इसलिए हमने क्या कहा कि n की वैल्यू जब -1 रहेगी तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं रहेगा। उसके अलावा -2 -3 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, सभी के लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर n की वैल्यू -1 है, अगर n की वैल्यू -1 हो जाए तब फिर कौन सा फॉर्मूला लगाएं, तो देख लेते हैं। तो n की वैल्यू अगर हो जाए -1, n की वैल्यू कितनी है -1, तो -1 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर नीचे ले जाएंगे डिनोमीटर में तो इसी को हम 1/x लिख सकते हैं, x टू द पावर -1, नीचे ले जाएंगे तो पावर +1 हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब 1/x dx, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है log e बेस x। इसे क्या पढ़ते हैं कि बेस में क्या है e, जब बुक में इसी को लिखा हुआ है ln x, क्या लिखा है ln x, कि log e बेस x लिखो या ln x लिखो, दोनों बात एक ही है। तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है log e बेस x। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, तो sin x का इंटीग्रेशन होता है -cos x, क्या होता है -cos x, और cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। डिफ्रेंशिएशन के जैसा ही, डिफ्रेंशिएशन की अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएशन फॉर फिजिक्स अपना वाला अजीज़ बोहरा, तो उसमें वो आ जाएगी कि साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था cos x, नहीं यहाँ साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है -cos x, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है -cos x, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x। ठीक है, इसके बाद एक और फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx। तो e टू द पावर x हमारा बिल्कुल बहुत ही सीधा है, उसमें डिफ्रेंशिएशन में भी कोई चेंज नहीं होता था, इंटीग्रेशन में भी कोई चेंज नहीं होता। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है। ठीक है, अब हम डिफाइनाइट इंटीग्रेशन की बात कर ले, कि अगर हमें बोला है कि x टू द पावर x² का इंटीग्रेशन निकालो करो, कहाँ से कहाँ तक, लिमिट दे दी है 3 से लेकर 2, कहाँ से कहाँ तक, कि बोला है इंटीग्रेशन करो x² का dx के रिस्पेक्ट में, और हमें लिमिट बोली है कहाँ से कहाँ तक, 3 से लेकर 2 तक। तो इंटीग्रेशन तो हमें पता है क्या है, n जो भी पावर है उसमें 1 प्लस कर दो, वही पावर नीचे लिख दो, तो x टू द पावर n का तो 2 + 1 अपॉन 2 + 1। ठीक है, मतलब ये अब ये जो पावर है उसको इस टाइप से ब्रैकेट में लिख देते हैं, नीचे वाली पावर को नीचे, ऊपर वाली पावर को ऊपर। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, तो x टू द पावर 3 अपॉन 3, और लिमिट क्या है 3 से लेकर 2। अब लिमिट को कैसे सोल्व करते हैं, लिमिट को सोल्व करते हैं कि जहाँ पर x लिखा है, x के रिस्पेक्ट में किया हमने, तो इसलिए जहाँ पर x लिखा है वहाँ पर x की स्पेस पर लिख दो अपर लिमिट, जहाँ x लिखा है उसकी स्पेस पर लिख दो अपर लिमिट, तो x की स्पेस पर अपर लिमिट लिख देते हैं, तो x की स्पेस पर 2 लिखा अपॉन 3। फिर माइनस का साइन लगा दो, फिर क्या करो माइनस का साइन लगा दो, फिर x के स्पेस पर लिखो लोअर लिमिट, फिर x की स्पेस पर क्या लिखो लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट क्या है हमारी, लोअर लिमिट है 3, तो 3 का स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारे पास, इन दोनों का 3 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 3, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 3 का स्क्वायर कितना होगा, बोल दो गलत, 9। ठीक है, तो 4 - 9 -5 अपॉन 3, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो हमने कहा था जब भी डिफाइनाइट इंटीग्रेशन होगा आंसर एक नंबर ही आएगा। अब अगर हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बीच में रिलेशन की बात करें, तो जो डिफरेंशिएशन है, जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन के रिवर्स प्रोसेस है, जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस है। कैसे रिवर्स प्रोसेस है ये भी समझ लेते हैं।
कि देखो अगर हमारे पास लिखा है कि बोला है कि एक्स क्यूब का क्या करो डिफ्रेंशिएशन, क्या करो डिफ्रेंशिएशन, तो इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है, जो भी पावर है वो आगे आ जाएगी और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। पावर थी 3 आ गया आगे और 3 में से 1 माइनस तो 3 माइनस 1, ठीक है। ये किसके इक्वल आ गया 3x²। तो एक्स क्यूब का इन डिफ्रेंशिएशन क्या हुआ 3x²। अब बोले कि इस 3x² का इंटीग्रेशन कर दो, क्या कर दो इंटीग्रेशन, 3x² का क्या कर दो इंटीग्रेशन। तो जो 3 है वो तो कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट है वो आ जाता है इंटीग्रेशन से बाहर। 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, जिसकी वैल्यू फिक्स है। 3 की वैल्यू आज भी 3 है, कल भी 3 होगी, परसों भी 3 होगी, हमेशा 3 ही रहेगी। तो जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती उसको बोलते हैं हम कांस्टेंट। तो 3 कांस्टेंट है तो वो आ गया बाहर। x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, 3 तो एज इट इज़ एक्स की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1, तो 3 एज इट इज़ एक्स की पावर 2 + 1 कितना हो गया 3 और 2 + 1 कितना हो गया 3। तो 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, तो आंसर आ गया x³। तो x³ का हमने डिफ्रेंशिएशन करा तो हमारे पास क्या आया 3x², और 3x² का हमने फिर से इंटीग्रेशन किया तो हमारे पास फिर से क्या आ गया x³ कि किसी वैल्यू का अगर हम क्या करें इंटीग्रेशन, किसी वैल्यू का हम क्या करें डिफ्रेंशिएशन और उसका वापस क्या कर दे इंटीग्रेशन कर दे, तो फिर से हमारे पास जो फर्स्ट में जो वैल्यू थी वही आ जाती है। तो इसलिए हमने कहा कि जो इंटीग्रेशन है और डिफ्रेंशिएशन के रिवर्स प्रोसेस है, कि हम यहाँ से यहाँ पर गए और इसका वापस इंटीग्रेशन किया तो वापस यहाँ पर आ गए, कि x³ से हम यहाँ पर गए और इसका हमने क्या किया वापस इंटीग्रेशन किया तो यहाँ से हम वापस यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो इसलिए हमने कहा कि जो इंटीग्रेशन है और डिफ्रेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, अगर पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।